अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी एक ऐसे कलाकार की मौत, जिंदगी, शोहरत और फिर मौत के बाद जो कुछ होता है लाश के साथ, उस शख्स की कहानी है। इस कहानी के कैरेक्टर को मुझे लगता है कि हमें से ऐसा शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। अगर किसी एक शख्स ने इस दुनिया को सबसे ज्यादा हंसाया है तो शायद ये वही है, चार्ली चैपलिन। मतलब पर्दे पर जैसे ही चार्ली चैपलिन की एंट्री होती है, अपने आप चेहरे पे हंसी आ जाती है। एक लंबे वक्त तक पूरी दुनिया को हंसाना, और कहते हैं, मैंने कई जगह ये पढ़ा है और लोगों से सुना है कि सबसे मुश्किल काम होता है कॉमेडी करना, यानी कि हंसाना। रुलाना आसान होता है। तो एक लंबे वक्त तक, करीब 70-75 साल तक पूरी दुनिया को हंसाना, अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी मजहब के हो, जात के हो, धर्म के हो, सभी के चेहरे पे मुस्कान लाना। और एक दौर तो ऐसा आया जब पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों लोगों की जान गई। और ऐसे वक्त में भी चार्ली चैपलिन ने दुनिया को एक तरह से एक सिरे से बांध के रखा, सिर्फ अपनी कलाकारी, अपनी कॉमेडी की वजह से। साइलेंट फिल्मों के सबसे बड़े अगर कोई अदाकार रहे तो चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन की खासियत ये थी कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, कंपोजर, मतलब ऑलराउंडर। न जाने कितनी ही फिल्मों में काम किया। उनको नाइटहुड का भी खिताब मिला। सर चार्ली चैपलिन कहते हैं उनको, 1970 में मिला था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें नाइटहुड से नवाजा था। तब से वो सर चार्ली चैपलिन हुए। 4 शादियां की, 8 बच्चे थे और एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें भी हुई उनके ऊपर, राजनीति और कुछ खास लोगों को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगा। एक वक्त ऐसा आया जब ये कहा गया कि ये यहूदी हैं और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो एक क्रिश्चियन थे और उन्हें साबित करना पड़ा। फिर अमेरिका में जब वो थे, उसके बाद अमेरिका के साथ ठीक ठाक रिश्ते नहीं बने, क्योंकि ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे और इनकी राजनीतिक सोच की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आई। फिर आखिरी के वक्त में इन्होंने अमेरिका छोड़ दिया और स्विट्ज़रलैंड में जाकर बस गए और स्विट्ज़रलैंड में ही इनकी मौत हुई थी। चार्ली चैपलिन की मौत के बाद जो सनसनीखेज वाकया हुआ, वहां तक आऊं उससे पहले शुरुआती थोड़ी जिंदगी के बारे में बता दूं। चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 में हुआ था, इंग्लैंड में। माँ बाप दोनों कलाकार थे, स्टेज पे काम करते थे। लेकिन जब चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ, उसके बाद ही माँ बाप अलग हो गए थे। तो बचपन बड़ा मुश्किल में गुजरा। पिता को शराब पीने की गंदी लत थी। जो पैसे कमाते शराब में उड़ा देते, घर वालों को भी पैसे नहीं देते, बीवी बच्चों को नहीं देते। फिर बीवी से अलगाव हो गया। जब चार्ली चैपलिन बच्चे ही थे तभी फादर की डेथ हो गई। अब माँ के ऊपर सारा बोझ आ गया। चार्ली चैपलिन थोड़े बड़े हुए तो माँ का हाथ बटाने के लिए उन्होंने भी काम करना शुरू किया। लोगों के घरों में अखबार पहुँचाए, बाद में खिलौने की फैक्ट्री में काम किया। जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे तभी माँ की भी मौत हो गई। अब चार्ली चैपलिन अनाथ, सौतेले भाई और चार्ली, पहाड़ जैसी जिंदगी। लेकिन माँ बाप का कुछ खून और कुछ हुनर चार्ली चैपलिन के अंदर भी था। एक थिएटर में काम करने का एक शौक पैदा हुआ और लगा कि वो भी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। इसी के बाद चार्ली चैपलिन ने एक थिएटर ज्वाइन कर लिया और उस थिएटर के साथ काम करने लगे। छोटे छोटे रोल मिलने लगे, जिंदगी चलने लगी। लेकिन 1910 में एक ड्रामा कंपनी के साथ चार्ली चैपलिन को पहली बार अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से उनकी ज़िंदगी बदल गई। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ थिएटर में काम किया और एक जो शुरुआती उनका ड्रामा था जिसकी वजह से उनको लोगों ने सराहा और पहली बार उनकी काबिलियत समझ में आई, अ नाइट इन ए इंग्लिश म्यूजिक हॉल। और यहीं से लोगों ने एक तरह से चार्ली चैपलिन को पसंद करना शुरू कर दिया। 1910 में चार्ली
चैपलिन अमेरिका पहुंचे और 1912 में उन्हें पहली फिल्म मिली। और इस फिल्म में काम करने के बाद चार्ली चैपलिन की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस वक्त साइलेंट फिल्में बना करती थी, मूक बधिर वाली जो फिल्म होती है, मूक बधिर शायद गलत है, मूक ही, तो बिना आपको डायलॉग बोले अपनी हरकतों से, अपने हाव भाव से पूरी कहानी को समेटना और समझाना, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। आज के दौर में अगर आप देखें साइलेंट फिल्में और आज की फिल्मों को, तो आप देखें कि उस वक्त मुश्किल कितना था। तो एक अच्छा एक्टर ही अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशन, अपनी भावनाओं से कहानी को सामने रख सकता था। और चार्ली चैपलिन के अंदर ये बहुत ही खूबसूरती से सारी चीज़ें थी। चार्ली चैपलिन का जो हुलिया हम लोग देखते हैं, पैंट जिस तरह से, कैप, उनकी मूछें, खासतौर पे वो स्टाइल है। असल में एक फिल्म थी शुरुआत में जिसमें उनको एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका गेटअप क्या होना चाहिए। उसमें ये भी था कि चार्ली चैपलिन को अपनी उम्र से बड़ा भी दिखना है, चार्ली चैपलिन की कद भी कम थी। तो अचानक चार्ली चैपलिन ने एक जगह इंटरव्यू में कहा था कि वो तैयारी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखी, पहले बैगी पैंट पहनी, ढीले ढाले कोट पहने, बट कुछ जचा नहीं। फिर अचानक, और उन्हें एक दब्बू टाइप का, एक बेवकूफ़ टाइप के जर्नलिस्ट का रोल प्ले करना था। तो उसके बाद उन्होंने फिर वो गेटअप तैयार किया, जिस गेटअप में हम लोग चार्ली चैपलिन को आज भी याद करते हैं। और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद मिरर के सामने खड़े हुए, तो उन्हें लगा कि हाँ, यही है उनकी पहचान। और उसके बाद जब वो बाहर आए और उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने देखा, तो फिर सभी प्रभावित हो गए। और उसके बाद से चार्ली चैपलिन की इस हुलिया को लेकर और बाकी सारी चीज़ें हम सब जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चार्ली चैपलिन के ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि जब जंग छिड़ी हुई थी, तो हर देश के नागरिकों को आर्मी में अपनी सेवा देनी थी। तो एक ये आरोप लगा था कि चार्ली चैपलिन को ब्रिटेन ने कहा था कि आप जंग में शामिल हों, चार्ली चैपलिन शामिल नहीं हुए। लेकिन बाद में उन्होंने खंडन किया और चार्ली चैपलिन ने एक जगह यह खुलासा किया था कि वो अपने पैसे से वापस अमेरिका से इंग्लैंड गए थे, बाकायदा ब्रिटिश सेना में अपनी सेवा देने के लिए। लेकिन उनके कद और उनकी कद काठी और वजन, उसको देखते हुए उन्होंने उनको अपने साथ जोड़ने से मना कर दिया और इसलिए वापस चले गए। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश सेना और उस वक्त के लिए पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में भी अपने खर्चे पे बहुत सारे प्रमोशन किए, बहुत सारे धन उगाए, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये फिर भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़ास तौर पर उनकी सोच और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो राजनीति से प्रेरित थी, और उसमें आमतौर पर जो कहानियाँ हुआ करती थी चार्ली चैपलिन की, वो सरकार के अगेंस्ट होती थी, मतलब विपक्षी पार्टियों के सपोर्ट में, एक तरह से अपोजिशन के। तो फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी लगा, उस वक्त सोवियत संघ ने जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजियों की और उनकी हुकूमत को ख़त्म किया था, कि इनकी सोच कम्युनिज्म की तरफ है, और इससे अमेरिका में नाराज़गी बढ़ गई। फिर उसके बाद मुद्दा उठा कि ये इतने साल से ब्रिटिश सिटीज़न है लेकिन अमेरिका में रह रहे हैं, बहुत सारी बातें आई, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, विरोध भी हुआ, जिसके बाद फिर चार्ली चैपलिन का मन खट्टा हुआ और वो अमेरिका से निकलकर स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। और जिनेवा झील के किनारे एक गांव है जहां पे वो बस गए थे अपने परिवार के साथ, और इस गांव का नाम जो है क्रोजियर। तो क्रोजियर ये जिनेवा लेक के पास है, और वहीं पर ये अपनी जो इनकी चौथी बीवी थी उनके साथ वहां पर जाकर बस गए थे, ओना। चौथी और आखिरी जो बीवी थी चार्ली चैपलिन, ये उनके साथ आखिरी वक्त तक थी, करीब पिछले लास्ट 35 साल से उन्हीं के साथ थी। इनके 8 बच्चे थे, तो 8 बच्चे और ये पत्नी, ये लोग सभी स्विट्ज़रलैंड में थे। आखिरी वक्त पे चार्ली चैपलिन की 1972 के बाद से ही सेहत बिगड़नी शुरू हो गई थी, डायलॉग भी उनसे नहीं बोला जाता था, और वो कुछ एक फिल्मों पे तब भी काम कर रहे थे जबकि वो 80 प्लस हो गए थे, 80 के आसपास। लेकिन फिर उनको व्हील चेयर पे जाना पड़ा और धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होती गई। 25 दिसंबर 1977 क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर 1977, और क्रिसमस की पार्टी मनाने की तैयारी थी चार्ली चैपलिन के घर में भी। उनकी पत्नी ओना और बाकी सारे बच्चे सब तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन चार्ली चैपलिन की तबीयत ठीक नहीं थी। तब तक उन्हें सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी, तो वो ऑक्सीजन पे थे और व्हील चेयर के अलावा चल नहीं पाते थे, बोलने में दिक्कत होती थी। 24 दिसंबर की रात को तबीयत तब भी ख़राब थी, वो सोए। 25 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी ओना ने उनको उठाने की कोशिश की, वो उठे नहीं, डॉक्टर को बुलाया गया, तो पता चला चार्ली चैपलिन की मौत हो चुकी है।
ठीक क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1977 जिनेवा के करीब इस क्रोजियर गांव के पास, जो जिनेवा लेक के नज़दीक। थोड़ी ही देर के बाद चार्ली चैपलिन की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया को हंसाने वाला एक शख्स अचानक पूरी दुनिया को सोगवार और उदास कर गया, क्योंकि चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई पार्टी हो, देश की जनता हो, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हो, हर एक चार्ली चैपलिन को प्यार करता था उनकी अदाकारी की वजह से। और चूंकि ज़िंदगी भर हंसाने का काम किया तो उनकी मौत ने लोगों को अफसोस में डाल दिया और पूरी दुनिया से शोक समाचार आने लगे। लेकिन चार्ली चैपलिन की एक ये थी कि जब मौत हो तो इसको बड़ा प्राइवेट रखा जाए, तो इसीलिए उनका जब दफनाने की बात आई, अंतिम संस्कार की, तो ये था कि बहुत ही ख़ास सिर्फ करीबी रिश्तेदार, फैमिली के लोग ही उसमें शामिल होंगे। और इसके बाद उसी तरीके से बहुत ही एक प्राइवेट फंक्शन में चार्ली चैपलिन को उनके घर के करीब ही जेनेवा लेक के पास एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बात आई गई हो गई। 25 दिसंबर को उनकी मौत हुई थी, उसके 1-2 दिन के बाद उनको दफना दिया गया। फिर करीब 2 महीने गुजरे, बल्कि 2-2.5 महीने। 2 मार्च 1978, 2 मार्च, दिसंबर 1977 में 25 को मौत हुई थी, उसके बाद जनवरी, फरवरी और 2 मार्च, तो 2 महीना और 1 हफ्ता, करीब 5 हफ्ते बाद 2 मार्च 1978 को ओना चापलिन जो चार्ली चैपलिन की पत्नी थी, इनके पास स्विट्जरलैंड के लोकल पुलिस से एक टीम पहुंचती है और वो जाकर चार्ली चैपलिन की वाइफ को ये खबर देती है कि हमें अभी अभी पता चला है, हम लोग चूँकि गश्त पे थे और राउंड मार रहे थे, और एक कब्रिस्तान से हमें खबर मिली कि चार्ली चैपलिन की कब्र से उनकी लाश गायब है, पूरा कॉफिन ही गायब है। सुनकर परिवार वाले एकदम भौचक्के रह गए, यकीन नहीं हुआ। चार्ली चैपलिन की वाइफ अपने 1-2 बच्चों को लेकर फौरन कब्रिस्तान की तरफ भागी, वहां गई तो देखा सचमुच कब्र खुदी हुई है, लाश गायब है। अब चार्ली चैपलिन की लाश इस तरह से गायब होना अपने आप में बड़ा अजीब मामला था। किसी को लाश से क्या मतलब? पुलिस ने भी सारी उस वक्त अपनी जांच लगा दी, पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, किसी ने देखा ही नहीं, कोई आई विटनेस नहीं। इस दौरान 3-4 दिन बीत गए, पुलिस की जांच जारी रही। अब चार्ली चैपलिन की लाश थी, धीरे धीरे अखबारों में भी ये खबर आ गई, फिर दुनिया में ये खबर आ गई। अब हर तरफ कि एक ऐसे शख्स की लाश कोई क्यों गायब करेगा जिसने पूरी दुनिया को हंसाने का काम किया है। पुलिस के ऊपर भी, स्विट्जरलैंड सरकार के ऊपर भी प्रेशर कि कहीं से इस लाश को ढूंढो। इधर लाश मिल नहीं रही, चोरों का पता नहीं चल रहा, क्या मकसद है ये भी नहीं मालूम। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, जांच बढ़ती जाती है। एक रोज अचानक चार्ली चैपलिन के घर पर फोन की घंटी बजती है। फोन उनकी पत्नी उठाती है। सामने से एक शख्स की आवाज आती है और वो कहता है कि चार्ली चैपलिन की लाश कब्र से हमने चुराई है, हमें इसके बदले में उस वक्त जो उसने स्विस करेंसी में मांगे थे, लेकिन जो डॉलर में था वो $1.5 मिलियन, $1.5 लाख की उसने डिमांड की। उसने कहा कि हमें आप $1.5 लाख दे दो, हम आपको लाश वापस कर देंगे, और अगर आप नहीं दोगे तो लाश नहीं देंगे। ये अपने आप में उस वक्त भी एक बड़ी रकम थी, लेकिन ओना चार्ली ने उस शख्स को ये फोन पे कहा कि हम पैसे देकर आपसे लाश वापस नहीं लेंगे, और अगर चार्ली चैपलिन भी होते और उनके किसी रिश्तेदार के साथ भी ऐसा हुआ होता तो शायद उनका भी यही फैसला होता है, तो हम नहीं देंगे। इस पर फोन करने वाले ने अब धमकी दी कि हम आपके दोनों बेटों को भी मार देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। इसके बाद उसने फोन रख दिया। ये खबर चार्ली चैपलिन की पत्नी ने लोकल पुलिस को दी कि उनके पास एक फोन आया था। अब पुलिस जुट गई। अब 1978 में मोबाइल तब तक था नहीं, तो लैंडलाइन से ही बातें होती थी, और जो पब्लिक टेलीफोन बूथ थी वहां से बातें होती थी। पब्लिक टेलीफोन बूथ तब भी था। अब यहाँ चक्कर ये था कि शख्स ने कहाँ से फ़ोन किया ये पता नहीं, टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। पुलिस की टीम जुट गई। फिर उन्होंने तय किया
कि इस शहर के आसपास, इस इलाके के आसपास कम से कम 200 टेलीफोन बूथ पे हम निगरानी रखेंगे और पता करेंगे यहाँ कब कौन कितने बजे कैसे फ़ोन करने आता है। लंबा मामला था, लंबी जांच थी, इतने सारे बूथ पे नज़र रखनी और पता करना, लेकिन पुलिस लगी रही। दिन, हफ्ते, महीने बीतते रहे। फिर करीब 5 हफ्ते के बाद जब ये मामला हुआ, उसके 5 हफ्ते के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। एक टेलीफोन बूथ से पता चला कि 2 लोग इस तारीख को इतने बजे यहां फोन करने आए थे। अब पुलिस ने उनको ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढना शुरू किया तो उस हुलिये के 2 लोग मिले। उन दोनों की जब शिनाख्त हुई तो उसमें एक का नाम था रोमन वाडास और दूसरा था गैंस्टाको गनेव। इनमें से एक जो था वो रोमन था, रिफ्यूजी थे दोनों, और दूसरा बुल्गारिया का था। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा। पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई। इसके बाद उन दोनों ने स्वीकार किया। पता चला कि ये दोनों मैकेनिक थे, रिफ्यूजी के तौर पर स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। इन्हें पैसे की ज़रूरत थी और कुछ दिन पहले इन्होंने किसी अखबार में एक स्टोरी पढ़ी थी। वो स्टोरी स्विट्जरलैंड के बाहर की थी कि एक चोर ने एक कब्रिस्तान से एक लाश चुराई और जिसकी लाश चुराई उसके फैमिली वाले उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी अचानक मौत हो गई थी। तो वो उस लाश के बदले में कुछ भी दे सकते थे और उस चोर ने उनके इमोशन का फ़ायदा उठाने के लिए लाश चुराई और फिर पैसे मांगे और उस चोर को पैसे भी मिल गए और फिर उसने लाश वापस दे दी। ये इन्होंने अखबार में कहीं कहानी पढ़ी। इस कहानी को पढ़ने के बाद अब चूँकि दोनों रेफ्यूजी, पैसों की ज़रूरत थी, दिमाग में उनके कहानी घुस गई। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा करते हैं। इन्होंने कई ऐसी रैकी की, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर अचानक जब चार्ली चैपलिन की मौत की खबर चूँकि हर अखबार में थी, फ्रंट पेज पे थी, तो चार्ली चैपलिन की मौत की खबर इन तक पहुंची। फिर इन्होंने पीछा करना शुरू किया। चूँकि ये बहुत ही प्राइवेट अफेयर रखा गया था, सिर्फ घर के लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन ये उस कब्रिस्तान के बारे में अखबार में था, उन्हें मालूम था। फिर वो कब्रिस्तान गए, चार्ली चैपलिन की कब्र को इन्होंने ढूंढ निकाला और फिर इन्होंने प्लान किया कि हम जो है इस कब्र से लाश को चुराएंगे। और उसके बाद आखिरकार 1 मार्च 1978 की रात को ये दोनों कब्रिस्तान पहुंचे, वहां से लाश निकाली और लाश निकालने के बाद वो उसे अपने साथ ले गए और चार्ली चैपलिन के घर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर एक खेत, चूंकि ये गांव का इलाका था, उस खेत में ले जाकर गड्ढा खोदकर उस लाश को दफना दिया सेफ्टी के साथ। चार्ली चैपलिन के घर से सिर्फ 1 मील की दूरी पर। और दफनाने के बाद फिर ये इंतज़ार करने लगे। फिर इन्हें ये भी था कि पुलिस पीछे पड़ेगी। उसके बाद 2 दिन बाद तो अखबार में खबर भी आ गई लाश गायब है, तो ये घबराए, डरे भी। तो इसके बाद ये खामोश हो गए। फिर ये इंतज़ार करने लगे। उसके बाद मौका देखकर इन्होंने फिर टेलीफोन बूथ से जाकर फ़ोन किया और $1.5 मिलियन की मांग की, पर पत्नी ने पैसे देने से मना कर दिए थे। और आखिरकार टेलीफोन बूथ की वजह से ही फिर ये दोनों पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इनमें से एक रोमन वाडास को 4.5 साल की सज़ा सुनाई गई और दूसरा जो गांस्टोक गनेव था उसको 18 महीने, 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि उसकी भागीदारी इसमें अदालत ने कम पाई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद इन दोनों ने माफ़ी भी मांगी चार्ली चैपलिन की पत्नी ओना से और उन्होंने माफ़ भी कर दिया, लेकिन अदालत ने इन्हें 4.5 और 1.5 साल की सज़ा सुनाई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनकी निशानदेही पर पुलिस की टीम बाकायदा चार्ली चैपलिन के परिवार के साथ पहुंचती है, उस खेत को खोदती है और वहां से चार्ली चैपलिन की लाश मिलती है। फिर वो उस लाश को निकालते हैं और वापस उसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देते हैं। लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया था कि ये चीज़ें खबर में भी आ गई, लोगों को भी पता चल गया, कल को कोई और भी ऐसी हरकत कर सकता है, तो सेफ्टी कैसे की जाए चार्ली चैपलिन की लाश की। फिर ये तय हुआ कि जहाँ पे दफनाया गया 2 मीटर के करीब कंक्रीट का वो कब्र तैयार किया गया और इस तरीके से कि अगर कोई चोर आए भी तो आसानी से इसको तोड़ या खोद ना सके, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा और तब तक पता चल जाएगा। तो एक कच्ची कब्र जो थी उसको कंक्रीट की कब्र बना दी गई और फिर उसी में दोबारा उस लाश को दफनाया गया, तमाम जो धार्मिक रीति रिवाज रस्म है उसके साथ।
आज भी चार्ली चैपलिन की कब्र वहीं है और अच्छी बात यह है कि सलामत है। और उसके बाद फिर कभी किसी ने इस तरह से लाश को निकालने या चोरी करने की कोशिश नहीं की। तो ये थी कहानी चार्ली चैपलिन की लाश की चोरी की। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।